पाकिस्तान में आम तौर पर जब कोई हुकूमत के चल चलाव का वक्त हो तो उस वक्त फैज़ाबाद गर्म हो जाया करता है या कहीं धरना शुरू हो जाता है। तो इस वक्त दोनों काम हुए हैं। पहले फैज़ाबाद के अंदर लब्बैक वाले प्रोटेस्ट कर रहे थे, अभी जमात इस्लामी वालों का धरना चल रहा है मरी रोड के ऊपर। तो क्या कोई बड़ी तब्दीली होने वाली है? आम तौर पर इस्टेब्लिशमेंट की मुखालिफ पार्टी जब हुकूमत में हो, या वो पार्टी हुकूमत में हो, या वो लीडर हुकूमत में हो जिसकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात अच्छे ना हो, और ये वक्तन फ़ौक्तन बदलता रहता है कि कौन फेवरेट है और कौन मुखालिफ कैंप में खड़ा है। नवाज़ शरीफ कोई 10 बार मोहब्बत के रिश्ते में बनते हैं और 10 दफ़ा ही उनके ताल्लुकात में ख़राबी पैदा होती है। इसी तरीके से इमरान खान ने भी ये उतार चढ़ाव दोनों देख लिए। तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनकी एक चीज़ कांस्टेंट है कि वो फ़ौज के साथ अपनी मोहब्बत का रिश्ता हमेशा कायम रहते हैं, जिसके बायस इमरान खान उनको जलसों के अंदर खड़े होकर बूट पॉलिशिया का लकब देते थे, क्योंकि वो इस्टेब्लिशमेंट से बिगाड़ नहीं चाहते किसी भी दौर के अंदर। जब नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म थे तब उनकी लड़ाई हुई, जब वज़ीर आला थे तब उनके ताल्लुकात अच्छे बुरे हुए, लेकिन शहबाज शरीफ साहब अपने ताल्लुकात में ख़राबी पैदा नहीं करते। तो इस्टेब्लिशमेंट क्या चाहेगी कि शहबाज शरीफ को उतार के तो किसको बिठाया जाए, ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब आसान नहीं है। बहुत से लोग और बहुत सी जो गॉसिप्स हैं इस वक्त सियासी हलकों के अंदर, वो कुछ और इशारा करती हैं। वो ये इशारा करती हैं कि मुल्क के अंदर किसी एमरजेंसी या किसी गैर आइनी मुदाखलत का ख़तरा या इम्कान मौजूद है, उसकी पेशबंदी के तौर पर ऐसे काम हो रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात एक ऐसी नहज पर आ जाएँ या ऐसे मोड़ पर आ जाएँ कि उस स्टेप को जस्टिफाई किया जा सके। क्या इतनी बड़ी बात करना अब आसान है? क्योंकि कुछ एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की आई हैं, जो पहले इफ्तिखार चौधरी की आई, जिसके अंदर मार्शल लॉ को जायज़ करार देने के हवाले से था कि आइंदा कोई जस्टिफाई नहीं करेगा। पहले सुप्रीम कोर्ट हमेशा इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम के तौर पर एक्ट करती थी। वो गठजोड़ बाकायदा होता था जजेस और जनरल्स का। जब एक जनरल मिलिट्री टेक ओवर करता था, जजेस उसके ऊपर मोहर लगा के उसको रेटिफाई करते थे। आखिरी मिसाल उसकी 17वीं तरमीम है, या उससे पहले जनरल ज़िया दौर के अंदर 8वीं तरमीम उसकी हमारे सामने मिसाल आती है। तो अब क्या होगा? जो जनरल मुशर्रफ के ऊपर भी सबसे बड़ा केस था वो 3 नवंबर 2007 वाला था, क्योंकि उसको पार्लिमान ने रेटिफाई नहीं किया, उसको सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर मोहर नहीं लगाई। उसी बिना के ऊपर वो जस्टिस वकार सेठ की जजमेंट थी जो उनके लिए मुश्किलात का सबब बनी। फिर कभी अदालत की कॉन्स्टिट्यूशन को गलत करार दिया, कभी कुछ किया, लेकिन बहरहाल एक ऐसा फेल था जिसको गैर आइनी या एक यूज़रपर के तौर पर उनको आइन के अंदर या एक गैर आइनी फेल के अंदर शुमार किया जा सकता था। तो अब क्या होगा? क्या इसका इम्कान मौजूद है कि ऐसी मुदाखलत दोबारा हो जाए? एक इस्टेब्लिश नॉर्म के तौर पर एक और मिसाल भी पेश की जा सकती है कि जब नवाज़ शरीफ को या पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों को इकट्ठा इक़्तिदार से बाहर करने के लिए मनसूबाबंदी की जा रही थी 2011 से ऑनवर्ड, तो इनको सियासी पॉलिटिकल एलीट से ज़्यादा इनको बदमाशिया के लक़ब से पुकारा जाता था। और इस्टेब्लिशमेंट के जो करीब लोग थे वो इनको टीवी चैनल्स के ऊपर अपने जलसे जुलूसों में तकरीरों के अंदर इनको बदमाशिया कहते थे, अशराफिया नहीं थे कहते। तो आज हाफिज़ नईम साहब ने इन अल्फाज का इस्तेमाल किया। मुझे थोड़ा सा अचंभा हुआ कि हाफिज़ साहब ने ये अल्फाज का चुनाव क्यों किया। पहले सुन लें उन्होंने कहा क्या, फिर गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। तबका अशराफिया नहीं, वो तबका बदमाशिया है। तबका अशराफिया नहीं, वो तबका बदमाशिया है जो पाकिस्तान पर मुसल्लत है। उनके खिलाफ मुत्तहिद होकर शिकस्त से उन्हें दो चार करेंगे। हकीकी मानों में पाकिस्तान आजाद होगा, जागीरदारों से आजाद, डिक्टेटरों से आजाद, उन लोगों से आजाद हमारे माल को हड़प कर रहे हैं। अभी एक रीसेंट पास के अंदर कराची में बलदियाती इंतखाबात से पहले जब MQM ने इन इंतखाबात का बलदियाती इंतखाबात का बाइकआउट किया, तो उसकी सबसे बड़ी बेनिफिशरी जमात इस्लामी थी। और ये बाकायदा एक होमवर्क का नतीजा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर खुला मैदान मिलता है और उसके मद्दे मुकाबले MQM भी है, पीपल्स पार्टी भी है, जमात भी है, तो PTI वाले लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन जीत जाएंगे। लेकिन अगर MQM बाइकआउट करे तो वो वोटर जो है वो PTI का वोटर नहीं है, वो पहला वोटर था जमात इस्लामी का, बाद में MQM का बना। तो मुमकिन तौर पर जमात उससे बेनिफिट करेगी और बड़ी तादाद में सीटें उसको मिल जाएंगी, या वो पीपल्स पार्टी की तरफ चले जाएगा, और नतीजा काफ़ी हद तक उसके करीब आ भी गया। तो क्या अब कुछ ऐसा दोबारा होने वाला है? एक बिगर अरेंजमेंट है, कोई लार्जर पिक्चर है जिसको हम अभी समझने से कासिर हैं? तो आज जो प्रोग्राम में हमारे साथ पैनलिस्ट होंगे उनसे ये सवाल जो स्टार्ट हम कर रहे हैं माजिद निज़ामी साहब से, मारूफ पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, सीनियर। माजिद निज़ामी साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। ये सिचुएशन क्या इशारा कर रही है? कोई ऐसी पेशबंदी है जिसमें कोई मुदाखलत हो सकती? बहुत शुक्रिया मलिक साहब। मुझे लगता है कि मामलात वाकई गपशप की हद तक, अफवाहों की हद तक मौजूद हैं, लेकिन उसकी अमली सूरत हाल क्या होगी, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। पहले तो ये होता था कि मार्शल लॉ के अदवार थे, एमरजेंसी लग जाती थी, डिक्टेटर आ जाता था, अदालत उसको वैलिडेट कर देती थी, इस तरह से बंदोबस्त चलाया जाता था। लेकिन अब मुश्किल ये है, जैसे आप भी कह रहे थे, कि अब 3 वे हो गया है। अदलिया एक तरफ है, इस्टेब्लिशमेंट एक तरफ है, और एक मकबूल अपोजिशन की पार्टी
एक तरफ है। सो ये इस मामले के अंदर इन चीज़ों को सामने लाना खासा मुश्किल है। एक और अहम पॉइंट ये है कि जो हुक्मरान जमात होती थी वो खासी गैर मकबूल हो चुकी होती थी इस्टेब्लिशमेंट के हलकों में। अभी मुस्लिम लीग नून के हवाले से इस तरह का कोई वाज़े इंडिकेटर मौजूद नहीं है कि वो गैर मकबूल हैं या इस्टेब्लिशमेंट के दिल से उतर चुके हैं। और दूसरी जानिब उनको रिप्ले के लिए कौन सी सियासी जमात है उसमें तहरीक इंसाफ का नाम आता है, लेकिन उनके भी इस्टेब्लिशमेंट से अभी इस हद तक ताल्लुकात नहीं हैं कि उनकी बुनियाद पे ऐसा कोई बड़ा फ़ैसला लिया जाए कि जिसके अंदर तहरीक अदम एतमाद आए शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ या कोई और ऐसा मसला हो। सो ये जितनी भी अफवाहें हैं ये बिल्कुल मौजूद तो हैं, लेकिन इनकी अमली सूरत क्या बनेगी उस हवाले से अभी कोई वाज़ेह चीज़ मौजूद नहीं है। एक थेरी पीटीआई की जानिब से या उनके हामियों की जानिब से आ रही है, वो ये है कि नए चीफ़ जस्टिस के आने के बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के कोई ऐसे फ़ैसले आएंगे कि जिससे तहरीक इंसाफ को कुछ सीटें मिलेंगी, या हो सकता है कि आला अदलिया इंतखाबात को ही कलअदम करार दे दे। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर हम इसको डिटेल में देखें तो पीटीआई के अपने दावे के मुताबिक जो उन्होंने वाइट पेपर शाये किया था उसमें 30 कौमी असम्बली की ऐसी सीटें हैं कि जिन पे उनके पास 90% से ज़ायद फॉर्म 45 मौजूद हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ा ही गैर मामूली फ़ैसला होगा कि अगर 30 सीटों पे इलेक्शन ट्रिब्यूनल उनको कामयाब करार दे या कम अज़ कम वहाँ पे दोबारा इलेक्शन करवाए। सो ये एक अनहोनी है। और दूसरी बात यह है कि इस सारे मामले में देखना ये होगा कि जब इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया सेम पेज पे नहीं हैं और नए इलेक्शंस का डोल डाला जाता है तो वो फिर किस जानिब जाएगा, क्योंकि हम देख चुके हैं कि उमर अता बदियाल ने पंजाब में जब चीफ जस्टिस होने की हैसियत से ये जो इलेक्शन करवाने का कहा था तो वो नहीं, लबैक का धरना था और उसके बाद ये आप जमात इस्लामी वाला धरना है, तो इसको आप किस चीज़ से ताबीर करते हैं? ये किस सिलसिले की कड़ी है? ये खुद से हुए ऑटोमेटिक है, जमात ने खुद से इनिशिएट किए, या इसके पीछे कुछ और है? पीछे आप इसको देख सकते हैं कि क्या इसके पीछे कौन से फैक्टर कार फरमाए? अच्छा, इस हवाले से मेरी खासी गैर मकबूल राय है, वो ये है कि इस वक्त जमात इस्लामी और तहरीक लब्बैक दोनों का पॉलिटिकल वेट इतना नहीं है कि जिसकी बुनियाद पे बड़े फ़ैसले किए जा सकें। ना तो इसमें कोई पुरतशद्दुद कार्रवाई हुई है, ना इसमें कोई जलाओ घेराव हुआ है, ना कोई इसमें लाशें गिरी हैं। जमात इस्लामी के जो बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ जलसे थे उसके अंदर लाशें गिरी थी, पुलिस तशद्दुद हुआ था। लब्बैक का जो धरना था जिसने मुस्लिम लीग नून के लिए मुश्किलात पैदा की थी 2017-18 में, उसके अंदर भी यही हुआ था कि वहाँ पर फैज़ाबाद के अंदर जलाओ घेराव की कैफियत थी, जिसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ने इंटरवीन किया था। और उस वक़्त भी इस्टेब्लिशमेंट उस वक़्त की हुकूमतों के ख़िलाफ़ थी। तो इस वक्त इक्वेशन इसलिए मुख्तलिफ है कि तहरीक लब्बैक और जमात इस्लामी कोई पुरतशद्दुद इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सकी, और दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट में और हुक्मरान जमात में कोई इतनी बड़ी दरार नज़र नहीं आ रही। अच्छा, जिस वक्त ये स्टेटमेंट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ या धरनों का जिक्र कर रहा हूँ, वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक पैंतरा बदला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पिछले 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक तनाव वाली कैफियत में, ख़ास तौर पर 10 अप्रैल 2022 या उसने पहले से कह लें ये काम शुरू हुआ था, जब नो कॉन्फिडेंस मोशन होती है उसके बाद से कंटिन्यूसली एक वो मुतहारब फ्रीक के तौर पर नज़र आते हैं, एक दूसरे के मतलब बयानात भी उनके ऐसे ही आते हैं। बाकायदा DGISPR ने भी ऑफिशियली उनको वो फसादी टोला और इंतशारी टोला और माफिया इस तरह के अल्फाज का चुनाव किया उनके लिए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी बाकायदा टारगेट करती है अपनी कैंपेन्स के अंदर सोशल मीडिया के अंदर। लेकिन अभी उनके लीडर्स जो हैं एक के बाद एक मुख्तलिफ बयानात के अंदर वो जिंदाबाद फ़ौज और शोधा जिंदाबाद वो नारे लगा रहे हैं, जिससे अपनी वो कुर्बत दोबारा बढ़ाने की या एक दरवाज़ा खोल के अपने आप को दोबारा शायद बातचीत के लिए ओपन कर रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ, पोलिटिकल फोर्सेस के साथ नहीं। और आज इमरान के साथ भी जब मीडिया का इंटरेक्शन हुआ तो इमरान से ये सवाल किया गया कि आप तो कहते थे न्यूट्रल तो जानवर होता है, ये उनकी स्पीचेज़ हैं, 10 दफ़ा वो कह चुके हैं न्यूट्रल तो जानवर होता है, बड़ा ज़ोर देकर कहते थे। तो वो कहते थे कि मेरा साथ दें तो ठीक है, अगर आपने नवाज शरीफ का या पीपल्स पार्टी का साथ दिया तो फिर आप जानवर वाली साथ में शामिल हो जाएंगे। आज वो कह रहे हैं कि नहीं, वो जानवर वाली बात ठीक नहीं है, असल मकसद ये था कि वो गैर सियासी हो जाए, न्यूट्रल से ये मुराद है। तो उनके लीडर्स की ज़ुबानी सुनिए कि इमरान खान भी तकरीबन वही बात कह रहे हैं जो अली मीन या अलीमा खान या बाकी लोग कह रहे हैं। सुनिए, हमने कुछ इकट्ठे किए हैं स्टेटमेंट। आज भी खान साहब ने इस बात का तज़किरा किया है कि हमारा मुतालिबा यही है, न्यूट्रल का मुतालिबा यही, गैर सियासी हो जाओ, आप पॉलिटिक्स में इंटरफेयर ना करें। इमरान खान ने जनरल आसिम को एक पैगाम भेजा है, आप न्यूट्रल हो जाएं। 2 पार्टीज हैं, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग, ये फौज के साथ PTI की लड़ाई कराना चाहते हैं। मेरी इदारों से रिक्वेस्ट है कि आप न्यूट्रल हो जाएं,
इनके साथ रह के लोग आपसे गिला कर रहे हैं, क्योंकि लोग ये समझ रहे हैं कि आप इनको लाने वाले आप हैं। शहबाज शरीफ और ये पीडीएम की हुकूमत जो है, ये बदकिस्मती के साथ पाक फौज और तहरीक इंसाफ को आमने सामने कर रही है। ये इंशाअल्लाह ताला हम कभी नहीं होने देंगे, और ना ही सिपह सालार या जनरल आसिम मुनीर ही होने देंगे। जब किसी शहीद के बारे में कोई गलत बात की जाती है तो मेरे दिल में दर्द होता है। फौज के वो शोधा जो हमारे लिए जाने दे रहे हैं, अगर उनके खानदान की किसी की वजह से दिलादारी होती है, आपने ये नहीं होने देना। शोहदाए पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। माजिद, आप इसको समझ पाए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये जो नई पॉलिटिकल पोस्चरिंग है, इसके पीछे क्या साइंस है? बड़ी दिलचस्प कहानी मेरा ख्याल है बनती जा रही है। उसकी वजह यह है कि तहरीक इंसाफ में इस चीज़ का एहसास बिल्कुल मौजूद है कि उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी कैसे बनानी है, और माजी के अंदर भी वो सच और झूठ से बालातर होकर अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं। और इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि वो ये एक बयानिया क्रिएट करना चाह रहे हैं कि जिसमें वो कह रहे हैं कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट से कोई लड़ाई नहीं है, हमारी तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून से लड़ाई है। हालांकि मेरे ख़्याल में ये महज खाम ख्याली है। उसकी वजह यह कि 9 मई के बाद से चीज़ें इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के दरमियान है। उस लड़ाई की बेनिफिशरी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी हैं। सो इस सारी सिचुएशन के अंदर तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि चीज़ों को थोड़ा सा टाइम लिया जाए, और वो ये चाहते हैं कि वो जो अक्टूबर और नवंबर की थेरी है उस तक पहुंचने के लिए हमारे पास कोई एक आरामदेह सफ़र हो, या जिसके अंदर हमारी मुश्किलात कम हो। अभी चूँकि मॉनसून है, गर्मियाँ हैं, इसमें कोई एहतजाजी तहरीक भी नहीं चलाई जा सकती। तो मेरा ख्याल है कि ये जो 4-6 महीने का टाइम है, ये लेने के लिए तहरीक इंसाफ ने अपनी स्ट्रेटजी को चेंज किया है। अब इसमें सबसे बड़ा मसला जो माजिद कहीं ऐसा हुआ है, क्योंकि एक तासुर यहाँ मौजूद है, बात चीज़ें हम ओपनली उतनी डिटेल में जाके डिस्कस नहीं करते, लेकिन मौजूदा आर्मी चीफ के इमरान खान के साथ ताल्लुकात ठीक हो जाए, इसका इम्कान दूर दूर तक मुझे नज़र नहीं आ रहा। मैं इसको राइट ऑफ कर रहा हूँ कम्प्लीटली। हो सकता है आप इससे बेहतर राय दे सकें, लेकिन क्या ऐसा कोई है कि इस्टेब्लिशमेंट में कुछ लोगों ने वो एक बैक चैनल इस्टेब्लिश किया हो कि थोड़ा सा वर्केबल जो रिलेशनशिप है उसको डेवलप किया जाए? ये बिल्कुल इम्कान हो सकता है। उसकी वजह यह है कि मुझे एक शेर याद आ रहा है कि एक दस्तक पे वो दरवाज़ा नहीं खोलेगा, उसे मालूम जो है मैंने खड़े रहना है। तो ये लजाजत से दस्तक देने वाले की लजाजत पे डिपेंड करता है कि वो किस हद तक चीज़ों को ले रहा है। तो अभी मुझे तहरीक इंसाफ से वो फील नहीं आ रही कि वो इस हद तक संजीदा है कि वो कोई फ़ायदे ले लें। और उसमें सबसे बड़ा मसला जो है वो ये है कि इमरान खान अभी भी 9 मई के हवाले से बहुत कैजुअल हैं। वो ये कहते हैं कि कंटोनमेंट्स के सामने, GHQ के सामने पुरअमन एहतजाज की कॉल मैंने दी थी, और ये इतना बड़ा बयान है कि जिसको तहरीक इंसाफ का कोई भी रहनुमा इस बयान का बोझ उठाने को अभी भी तैयार नहीं है। सो ये वो एक पॉइंट है कि जिसको जब तक हल नहीं किया जाता उस वक्त तक इस्टेब्लिशमेंट में और तहरीक इंसाफ के अंदर फासलों की कमी खासी मुश्किल नज़र आती है। सब आपको लगता है कि ये अक्टूबर का महीना कुछ ऐसी खबरें ला सकता है जिस तरह की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले आस लगाए बैठे? जी बिल्कुल। उसकी वजह यह है कि चूँकि काजी फ़ायज़ ईसा के साथ एक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन थी तहरीक इंसाफ की, और बहरहाल उसका एक असर भी हुआ, तो इसलिए इनका ये ख्याल है कि चूँकि वहाँ से हमें कुछ रिलीफ मिलेगा तो डेफिनेटली नई जो पॉलिसी होगी उसमें कुछ ना कुछ चेंज आएगी। और दूसरा फिर ये जहाँ तक इमरान खान साहब के बयानात का ताल्लुक़ है, तो वो तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के लिए इसलिए भी मुश्किल हो जाता है कि मुझे बानी मुत्तहिदा याद आ रहे हैं कि जब वो कहते थे ठोक दो, तो फिर राब्ता कमेटी अगले दिन उसकी तशरीह कर रही होती थी। तो इसका मतलब ये है कि दो चीज़ों का टकरा जाना, किसी चीज़ का आपस में लग जाना। तो ये इमरान खान साहब जेल से स्पेशली जो बयानात देते हैं उसकी तशरीह तहरीक इंसाफ के लिए खासी मुश्किल होती जा रही है। और यही एक बुनियादी वजह है जिसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो कोऑर्डिनेशन है उसमें तहरीक इंसाफ का कोई रहनुमा जाने को तैयार नहीं है, क्योंकि अगर वो कुछ चीज़ें वहाँ पे तय कर भी लेते हैं तो बाद में ये पता चलता है कि उनकी अप्रूवल उस तरह से नहीं हो पाई। सो बुनियादी तौर पे चूँकि अदलिया इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ सेम पेज पे नज़र नहीं आती, तो ये सारा जो माहौल बनाया जा रहा है ये इसलिए है कि अक्टूबर नवंबर तक टाइम गेन किया जाए ताकि उस वक्त तक कोई सियासी सख्ती ना आए, और उसके बाद फिर जब ये ट्रिब्यूनल्स की जो उम्मीद है इसके ऊपर कुछ ना कुछ वर्किंग शुरू हो तो फिर इनको कुछ रिलीफ मिल सके। सो ये एक बेसिकली इस थ्योरी की बुनियाद के ऊपर तहरीक इंसाफ अपना थोड़ा सा बयानिया तब्दील कर रही है ताकि उन्हें कुछ ना कुछ रिलीफ मिले, क्योंकि जो सोशल मीडिया टीम्स के ऊपर क्रैकडाउन है या शेख मुजीब वाली जो ट्वीट की सिचुएशन थी उसके बाद से शायद ये रियलाइज़ किया गया है
कि थोड़ा सा कदम आगे बढ़ाने के बजाय एक कदम पीछे हटना बहुत ज़रूरी है। माजिद, एक और चीज़ भी है कि ये अब स्वाबी में 5 अगस्त को जलसे का ऐलान किया। अभी तक जितनी मर्जी इस्टेब्लिशमेंट पकड़ दकड़ करे ना, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी मोबिलाइज़ करना चाहे पंजाब के अंदर और वो पॉपुलर लीडर हो और ग्राउंड में उसकी रूट्स भी मौजूद हो, बंदे मोबिलाइज़ कर लेते हैं। पंजाब के अंदर वो मोमेंटम पीटीआई वाली स्ट्रीट के ऊपर नहीं बना सकी आफ्टर द इलेक्शंस। आप जमात इस्लामी को देखें, मैं आज उनकी अभी ख़वातीन की प्रेजेंस देख रहा था, बहुत सिग्निफिकेंट प्रेजेंस थी अभी मरी रोड के ऊपर उनकी ख़वातीन की। ऑर्गेनाइज जमात है, शायद पूरे पाकिस्तान में उसका उतना वोटर नहीं है जितना पीटीआई का है, उसका एक परसेंटेज भी शायद जमात के पास नहीं होगा, लेकिन उनके ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स हैं। पंजाब के अंदर पीटीआई वो शो नहीं पैदा कर सकी, जो भी उसकी वजूहत हो। इस्टेब्लिशमेंट तगड़ी थी, पीएमएलएन वाले तगड़े थे, लेकिन ये फेलियर एक है जो उनको नज़र आ रहा होगा कि उनको आइंदा आने वाले दिनों में चैलेंज बन सकता है। जी बिल्कुल, उसकी वजह यह है कि पंजाब चूँकि एक मेन बैटल ग्राउंड है और एक तो यहाँ पर पीटीआई की इस वक्त कोई तंजीमी स्ट्रक्चर इतना मजबूत नहीं है। दूसरा मुझे एक और चीज़ लगती है जो कि बड़ी अजीब भी है और दिलचस्प भी है कि जो पीटीआई का वोटर है शायद वो भी इतनी ज़्यादा कन्फ्रंटेशन में नहीं जाना चाहता इस्टेब्लिशमेंट के साथ। उसकी मिसाल ये है कि उन्होंने 8 फरवरी को वोट तो डाला, लेकिन वो 9 मई को नहीं निकले इमरान खान की हमायत में। उन्होंने तोड़ फोड़ नहीं की। लाहौर में, पंजाब में जितने भी गिरोह थे या जितने भी हजूम थे, उनको हम लाखों की तादाद में नहीं कह सकते, उनको हम हज़ारों भी नहीं कह सकते। लाहौर में भी इवन 10,000 से ज़्यादा लोग नहीं निकले, लेकिन 8 फरवरी को 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने वोट दिया। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से पीटीआई का वोटर भी शायद उस लेवल पे नहीं जाना चाह रहा कि जिसमें वो ये समझता है कि जलाओ घेराव के साथ कुछ ना कुछ मामलात हल किए जाएँ। सो इसलिए पंजाब में जब तक तहरीक नहीं होगी उस वक़्त तक तहरीक इंसाफ ये नहीं सोच सकती कि वो मरकज़ में कोई दबाव डालेगी। अगर पंजाब के अंदर एहतजाजी तहरीक बहुत बुलंद होगी, यहाँ पर मसाइल ज़्यादा होंगे और यहाँ की एक्टिविटी का प्रेशर जब पंजाब से निकल कर मरकज़ में पहुँचेगा तो फिर हुकूमत जो है वो कुछ ना कुछ सोचने पे मजबूर होगी। अभी सिर्फ तहरीक इंसाफ के पास अदलिया के फ़ैसलों का सहारा है जिसकी बुनियाद पे वो इस वक्त खड़े हुए हैं या वो कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर सकते हैं। सवाबी में, पिशावर में, मर्दान में बेशक आप मिलियन मार्च कर लें, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ या मरकज़ की तरफ उसकी हीट नहीं जाएगी।